हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th की साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो कि केमिस्ट्री का है। इसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। अगर मैं सिंपल से वर्ड्स में आपको बताऊं तो एन इवेंट इन विच अ न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने एक पेपर लिया, उसको फाड़ दिया, 2 टुकड़े कर दिए, 4 टुकड़े कर दिए। यह केमिकल रिएक्शन है क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आपने पेपर के टुकड़े कर दिए, लेकिन है तो वो अभी भी पेपर ही, कुछ और थोड़ी बन गया। कोई भी नई चीज नहीं बनी है, इसलिए इट इज नॉट ए केमिकल रिएक्शन। लेकिन मान लो आपने उसी पेपर को जला दिया, तो क्या होगा? राख बनेगी, धुआं उड़ेगा। तो राख और धुआं नई चीज है या नहीं है? बिल्कुल नई चीज है। तो नई चीज बनी, इसलिए ये केमिकल रिएक्शन है। लेकिन आप एग्जाम में पेपर थोड़ी जला सकते हो, वरना एग्जामिनर जो है वो राख उड़ाएगा और आपके दिल में से धुआं उड़ेगा। तो साइंटिफिक एग्जांपल लेते हैं। प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच 6 molecules of carbon dioxide and 6 molecules of water combine to form 1 molecule of glucose and 6 molecules of oxygen are released in this process. अब हम समझते हैं कि चलिए केमिकल रिएक्शन से केमिकल इक्वेशन कैसे बनाई जाती है। What is a chemical equation? एक एरो का साइन होता है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आप लिखते हैं रिएक्टेंट्स और राइट हैंड साइड पे आप लिखते हैं प्रोडक्ट्स। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, पेपर जला रहे हो मान लो, तो आप एरो लगाएंगे। एरो के लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या लिखोगे? पेपर। राइट हैंड साइड में क्या लिखोगे? राख प्लस धुआं। ये एग्जांपल आपके समझने के लिए है, एग्जाम में लिखने के लिए नहीं है। एग्जाम में लिखने के लिए क्या है? जैसे हमने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन की बात की, उसमें रिएक्टेंट्स क्या क्या थे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये रिएक्टेंट्स है, ये मिलके बनाते क्या हैं? ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। तो ये जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन है, ये क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स। अब एरो के लेफ्ट में रिएक्टेंट्स, राइट में प्रोडक्ट्स। पिक्चर यहीं खत्म नहीं हो जाती। एरो के ऊपर और नीचे आप कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखते हैं। जैसे अगर आप फोटोसिंथेसिस की बात करें तो एरो के ऊपर आप क्या लिखेंगे? सनलाइट, क्योंकि सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होती। और एरो के नीचे आप लिख दीजिए क्लोरोफिल। तो एरो के ऊपर और नीचे हम वो कंडीशंस लिखते हैं इन विच द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब अगर आप इस केमिकल रिएक्शन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना चाहें तो आप ब्रैकेट में जो भी रिएक्टेंट्स है उनके ब्रैकेट में आप उसकी स्टेट लिख सकते हैं। स्टेट का मतलब क्या है? कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। इसका एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। जैसे H2 plus O2 combine to give you H2O, तो H2 के आगे आप ब्रैकेट में G लिख दीजिए, इट इज अ गैस। ऑक्सीजन के ब्रैकेट में भी आप लिख दीजिए G, इट इज अ गैस। H2O क्या है? लिक्विड। तो H2O के ब्रैकेट में आप क्या लिख दीजिए? L. It gives extra information about the chemical reaction. अच्छा, एक और चीज हमें समझने की है, एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन क्या होता है? कभी कभी आप देखेंगे कि CuSO4 और ब्रैकेट में लिखा है AQ। इसका मतलब क्या हुआ? इट इज द एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। एक्वस सोल्यूशन मतलब आपने पानी लिया और उसमें कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व कर दिया। तो हम रिएक्शन के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जिससे समझने वाले को आसानी होती है। चलिए अब हम ये समझते हैं कि जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। दोस्तों, मेनली 4 तरीके के चेंजेस हम ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट, चेंज इन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, H2 plus O2 gives you H2O। H2 क्या है? गैस है। O2 क्या है? गैस है। लेकिन H2O क्या है? लिक्विड है। तो रिएक्टेंट्स की स्टेट अलग थी, प्रोडक्ट की स्टेट अलग हो गई। तो ये एक एग्जाम्पल है चेंज इन स्टेट का। दूसरा चेंज हो सकता है एवोल्यूशन ऑफ गैस। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, it forms zinc sulfate and in this process H2 gas is released। तो जब गैस इवॉल्व होती है, ये भी एक तरीके का चेंज होता है, एक तरीके की केमिकल रिएक्शन होती है।
अब यहां पर आपको एक ये चीज भी समझने की जरूरत है कि जब गैस निकली ना तो वो आपको दिखती नहीं है, तो आपको पता कैसे चला कि कौन सी गैस निकली है? तो उसके लिए आपको टेस्ट करना पड़ता है। अगर हाइड्रोजन गैस है, आप टेस्ट ट्यूब में गैस को इकट्ठी करते हैं एंड यू बर्न इट, इफ इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड इट इज हाइड्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट कैसे लगाते हैं हम? वी पास इट थ्रू लाइम वाटर। अगर लाइम वाटर में से पास करने के बाद दी लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, द गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन रिलीज होती है तो उसको एक टेस्ट ट्यूब में हम इकट्ठा कर लेते हैं। मान लो एक कैंडल जल रही है, उसके पास अगर आप ऑक्सीजन की टेस्ट ट्यूब ले जाते हो ना तो वो और ज्यादा तेज जलने लग जाती है। अगर उसकी फ्लेम बड़ी हो गई, इट इज एन इंडिकेशन दैट द टेस्ट ट्यूब कंटेन्स ऑक्सीजन। इसका मतलब उस प्रोसेस में कौन सी गैस रिलीज हुई है? ऑक्सीजन। Now, what is the third change that can take place during a chemical reaction? Change in color. Let us take an example. मान लीजिए आपने एक टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट लिया। कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर। उसके अंदर आपने आयरन की थोड़ी सी पिन्स डाल दी। थोड़ी देर बाद क्या हुआ? द कलर चेंजेस टू ग्रीन। ऐसा क्यों हुआ? आयरन एंड कॉपर सल्फेट कंबाइन टू फॉर्म आयरन सल्फेट एंड कॉपर। कुछ नई चीज बनी, इसलिए कलर चेंज हो गया। द फोर्थ चेंज दैट कैन टेक प्लेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज चेंज इन टेम्परेचर। हो सकता है जो टेस्ट ट्यूब थी वो पहले ठंडी थी, बाद में गर्म हो गई, या पहले गर्म थी बाद में ठंडी हो गई। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज एनी कंबशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अपने घर में एलपीजी जलती है तो क्या होता है? उससे हीट रिलीज हो रही है या नहीं हो रही है? So it is an example of a reaction in which the temperature changes. अब जो change in temperature है ना, यह दो तरीके का हो सकता है। कभी कभी टेम्परेचर बढ़ जाता है, कभी कभी टेम्परेचर कम हो जाता है। So इसके बेसिस पर there are two types of reactions. And a reaction may be exothermic or it may be endothermic. Exothermic, exo का मतलब क्या होता है? एग्जिट होना, बाहर निकलना। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलती है, इट इज नोन एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होता है ना, C6H12O6 plus 6O2 gives you 6CO2 plus 6H2O plus energy. तो इस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है। दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन? ऐसी रिएक्शन जो हीट को एब्जॉर्ब करती है, दैट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? 6 molecules of carbon dioxide and 6 molecules of water combine. They absorb the sunlight, they absorb heat from the sun, they combine to form glucose and oxygen. तो ये तो हो गई एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग थिंग, कभी कभी क्या होता है कि आपको कोई रिएक्शन करवाने के लिए पहले थोड़ी सी हीट देनी पड़ती है और बाद में उससे बहुत सारी हीट निकल जाती है। जैसे बर्निंग ऑफ क्रैकर्स। फटाका कैसे जलता है? अपने आप पड़े पड़े थोड़ी भम ऐसे थोड़ी हो जाता है। आपने उसको माचिस से जलाया, आपने उसको थोड़ी सी हीट दी, लेकिन क्या हुआ? फटाका जब जलता है तो बहुत सारी हीट निकली। अब आपने हीट दी, उसमें से हीट निकली, इसको आप क्या बोलेंगे? इसमें आप देखते हैं कि नेट हीट क्या है, आपने ज्यादा हीट दी या ज्यादा हीट निकली। फटाका जलाने के केस में ऑफ कोर्स आपने कम हीट दी, ज्यादा हीट निकली। सो इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम समझते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। सिंपल वर्ड्स में, number of atoms of each element on the reactant side should be equal to the number of atoms of each element on the product side. For example, iron and water combine to form Fe3O4 plus H2. अब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो Fe का एक ही एटम है, लेकिन राइट हैंड साइड पे Fe के 3 एटम्स है। लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन का एक ही एटम है, लेकिन राइट हैंड साइड पे 4 एटम्स हो गए। तो आप इसको कैसे बैलेंस करेंगे? इसमें आपको थोड़ा हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करना पड़ता है, थोड़ा अपना दिमाग खुद लगाना पड़ता है। इसकी बैलेंस्ड रिएक्शन ये रही आपकी स्क्रीन पर। Fe plus 4H2O gives you Fe3O4 plus 4H2। अब आप आराम से सारे एटम्स बैठ के गिन लीजिएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे जितने हैं उतने ही राइट हैंड साइड पे आएंगे।
जैसे Fe के लेफ्ट हैंड साइड पे 3 है, राइट हैंड साइड पे 3 है। ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड पे 4 है, लेफ्ट हैंड साइड पे 4 है। हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड पे 4 इंटू 2 8 है, राइट हैंड साइड पे भी 4 इंटू 2 8 है। सो दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले अभियान पर। इसमें हम 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे। द 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction and redox reaction. चलिए पहली वाली क्या है? combination reaction. What does the name suggest? Combination मतलब क्या हुआ? When two or more reactants combine to form one product, this kind of a reaction is known as a combination reaction. Examples of combination reaction are hydrogen and oxygen combine to form water. Another example is calcium oxide and water combine to form calcium hydroxide. Now let's go on to the second type of reaction. दूसरा वाला क्या था? Decomposition reaction. What does the word decompose mean? टूटना, बिखर जाना. So when one reactant decomposes into 2 or more products, this kind of a reaction is known as decomposition reaction. For example, calcium carbonate when heated forms calcium oxide and carbon dioxide is released in this reaction. अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, ये भी 3 अलग अलग टाइप्स की हो सकती है। मतलब किसी मॉलिक्यूल को डिकम्पोज करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है और एनर्जी उसको 3 तरीके से दी जा सकती है। पहली, आप उसको गर्म कर सकते हैं। सेकेंड, यू सप्लाई इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड द थर्ड वन इज लाइट एनर्जी। हीट देने वाली जो है थर्मल डिकम्पोजिशन, उसका एग्जाम्पल क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड डिकम्पोजेज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल क्या है? When we pass electricity through the solution of HCl, hydrogen and chlorine are separated. Then we go on to the last example, light energy. अब इसमें ये बड़ी काम की चीज है। सिल्वर क्लोराइड को हम चाइना डिश में रखते हैं और उसको धूप में रख देते हैं so that it gets light energy. उसमें से सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हो जाते हैं। क्लोरीन गैस बन के हवा में उड़ जाती है और सिल्वर चांदी आपकी प्लेट में बच जाती है। तो सिल्वर क्लोराइड को सिर्फ धूप में रखने से आपकी चांदी हो गई। कितनी मजेदार चीज है। चलिए अब हम समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है? किसी चीज को अपनी जगह से हटा देना। मान लीजिए एक चेयर पे कोई दुबला पतला सा आदमी बैठा हुआ था और कोई मोटा पहलवान आ गया। वो क्या करेगा? चल हट। तो दुबला पतला तो बेचारा डर के कारण वहां से ऐसे ही हट जाएगा। यही होता है केमिस्ट्री में भी। जब कोई ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट आता है तो कम रिएक्टिव एलिमेंट जो है ना, वो उसको सॉल्ट में से भगा देता है और उसकी जगह पर ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आयरन जब रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट से, कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4, तो CuSO4 में से Cu को भगा देता है Fe और Fe उसकी जगह आ जाता है। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनता है? Fe plus CuSO4 gives you FeSO4 plus Cu. Here iron has displaced copper. It means iron is more reactive than copper. अब ये बेचारा कॉपर ना बड़ा ही गरीब इंसान है, इसको कोई भी डरा लेता है। Another example is when zinc reacts with copper sulfate. इसमें से फिर जिंक जो है वो कॉपर को भगा देता है और सल्फेट को अपने साथ ले आता है। सो Zn plus CuSO4 gives you ZnSO4 plus Cu. अब सवाल ये उठता है कि कौन सा एलिमेंट किससे ज्यादा रिएक्टिव है या किससे कम रिएक्टिव है। इसके लिए एक सीरीज है जिसको हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, और उसको याद करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूं। कटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी। कटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी। चलिए हम इसको समझते हैं। कटरीना
K. K means potassium. Ne, Na, that is sodium. Car, Ca, calcium. Mangi, Mg, magnesium. Alto, Al, aluminium. Zen, Zn, zinc. Ferrari, Fe, iron. फिर भी means Pb, that is lead. है H, हाइड्रोजन. Q, Cu, copper. मिली याद रखना पड़ेगा, मिली is mercury, that is Hg. Silver is Ag, silver. Audi is Au, Au means gold. इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर आता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है. जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते हैं वैसे वैसे एलिमेंट कम रिएक्टिव होते जाते हैं. तो ऊपर का एक एलिमेंट नीचे के एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, नीचे का कोई एलिमेंट ऊपर वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता. नाउ लेट्स गो ऑन टू द फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन विच इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फिर नाम से ही समझ में आ रहा, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. इसमें क्या होता है, यू टेक सॉल्यूशंस ऑफ टू सॉल्ट्स, उन दोनों को आप मिक्स करते हैं तो इधर का आयन इधर आ जाता है, इधर का आयन इधर आ जाता है. तो इस रिएक्शन में जो दो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें से एक प्रोडक्ट जो है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आता है. प्रेसिपिटेट मतलब उसमें दाने दाने बनते हैं और वो नीचे सेटल हो जाता है. इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज आल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. An example of double displacement reaction or precipitation reaction is Na2SO4 plus BaCl2 combine to give BaSO4 plus NaCl. अब इसमें BaSO4 जो है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे सेटल हो जाता है. अब आप इसमें देख सकते हैं कि सोडियम और बेरियम ने अपनी पोजीशंस चेंज कर ली है एक दूसरे से. Now we go on to the fifth and last type of reactions जिसको कहा जाता है redox reaction. एक्चुअली ये शॉर्ट फॉर्म है रिडक्शन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन का. तो पहले हम इनको एक एक करके समझते हैं. व्हाट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन? किसी रिएक्शन में अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन. अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रही है सो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. इसको थोड़ा अगर और मैं ज्यादा सिस्टमैटिक तरीके से आपको बताऊं तो अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रही है या उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है सो दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. रिडक्शन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, अगर किसी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन हटा रहे हैं दैट इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन. अगर मैं इसकी आपको एक सिस्टमैटिक डेफिनेशन दूं तो क्या बनेगी, अगर आप किसी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन हटा रहे हैं या उसमें हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं दिस काइंड ऑफ अ रिएक्शन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन. एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज C plus O2 gives you CO2. तो इसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई है तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है. An example of reduction reaction is ZnO plus C gives you Zn plus CO. अब इसमें क्या हुआ, ZnO में से O निकल गया है तो ZnO का क्या हुआ है, रिडक्शन. अब हम एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं. इसमें हमको चार चीजें सीखनी है, लेकिन आपको अगर सिर्फ एक भी याद रह गई बाकी तीन आप इजीली निकाल सकते हो. लेट्स टेक द एग्जाम्पल. लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स यू लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. अब लेड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकला, कार्बन के साथ जुड़ गया, आपको क्या मिला, लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. तो लेड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया तो लेड ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन. कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया और बना कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन. तो लेड ऑक्साइड इज द रिड्यूस्ड सब्सटेंस, कार्बन इज द ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस. तो दो चीजें हम ये समझते हैं, रिड्यूस्ड सब्सटेंस और ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस. जिसका रिडक्शन हुआ वो रिड्यूस्ड सब्सटेंस, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस. अब लेड ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन. कैसे, क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन निकल गई.
लेकिन वो ऑक्सीजन ली किसने? कार्बन ने। तो लेड ऑक्साइड का रिडक्शन होने में कार्बन ने हेल्प की। कार्बन अगर ऑक्सीजन नहीं लेता तो लेड ऑक्साइड का रिडक्शन नहीं होता। तो कार्बन ने लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन लेके क्या किया? लेड ऑक्साइड को रिड्यूस किया। कार्बन इज द रिड्यूसिंग एजेंट। सिमिलरली कार्बन का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। लेकिन कार्बन का ऑक्सीडेशन होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए थी, तो वो ऑक्सीडेशन दी किसने? लेड ऑक्साइड ने। मतलब लेड ऑक्साइड ने हेल्प की कार्बन के ऑक्सीडेशन में। सो लेड ऑक्साइड इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब लेड ऑक्साइड रिड्यूस्ड सब्सटेंस है, उसको हम रिड्यूस्ड सब्सटेंस भी कहते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहते हैं। कार्बन क्या है? ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। तो कार्बन को आप ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस भी कहेंगे और रिड्यूसिंग एजेंट भी कहेंगे। अब बस एक चीज जो आपको समझने की है, मैंने कहा था ना सिर्फ एक चीज याद रखने की है, वो क्या है? जब दो चीजें इसमें रिएक्शन करेंगी तो एक का ऑक्सीडेशन होगा और एक का रिडक्शन होगा ऑफ कोर्स। तो बस आप एक चीज समझ लो कि या किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या किसका रिडक्शन हो रहा है। बस आपको एक चीज समझ में आ गई तो बाकी सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। Now we go to the last topic of the chapter, oxidation in our daily life. Friends, oxidation से हमें कुछ नुकसान भी होता है। One example is corrosion of metals. What is corrosion of metals? एयर में जो ऑक्सीजन होती है ये मेटल से रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाती है और धीरे धीरे उस मेटल को खत्म करती जाती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज corrosion. The most common example of corrosion is rusting of iron. आप लोगों ने देखा होगा कि आयरन जो है उसको अगर आप खुले में पड़ा रहने देंगे तो थोड़े टाइम बाद उस पर ब्राउन कलर की एक लेयर आ जाती है। अगर आप उसको थोड़ा सा रब करेंगे तो वो लेयर निकलती जाती है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि उसमें से आयरन खत्म होता जाता है। इस कारण से हमें हर साल आयरन का बहुत सारा लॉस होता है। सो दैट इज वन डिसएडवांटेज ऑफ ऑक्सीडेशन। अनदर डिसएडवांटेज ऑफ ऑक्सीडेशन इज रैंसिडिटी। व्हाट इज रैंसिडिटी? आप लोगों ने देखा होगा कभी कोई सब्जी खुले में पड़ी रह गई, मतलब कोई खाना खुले में पड़ा रह गया तो कुछ टाइम बाद उसमें से थोड़ी खराब स्मेल आने लग जाती है। इफ यू टेस्ट इट, इट टेस्ट्स बैड, इट स्मेल्स बैड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हवा में जो ऑक्सीजन है वो उस खाने में जो भी फैट्स थे उनसे रिएक्शन करके खाने को खराब कर देती है। एंड इफ यू ईट दैट फूड यू विल फॉल सिक। हम खाने को खराब होने से बचा सकते हैं। कैसे बचाया जा सकता है? फर्स्ट एग्जाम्पल इज कीप द टेम्परेचर लो। मतलब खाने को अगर आप फ्रिज में रख देते हैं तो ऑक्सीडेशन का रेट स्लो हो जाता है और खाना खराब होने से बच जाता है। अनदर मेथड टू स्टॉप ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज टू एड प्रिजर्वेटिव्स, आल्सो नोन एज एंटीऑक्सीडेंट्स। कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनको खाने में ऐड कर दिया जाता है। जैसे पैकेज्ड फूड आता है तो उसमें कुछ सब्सटेंसेस ऐड कर दिए जाते हैं जिससे वो खाना खराब नहीं होता। सिंपल एग्जांपल अगर आप लें तो जब हम अचार बनाते हैं तो उसमें नमक या शक्कर डालते हैं तो नमक और शक्कर जो होते हैं वो भी प्रिजर्वेटिव्स का काम करते हैं। वन मोर वे टू स्टॉप रैंसिडिटी ऑफ फूड इज, आप लोगों ने देखा होगा चिप्स के ऐड भी आते हैं कि बहुत सारी हवा भर दी चिप्स में, हम कम हवा भरते हैं। तो एक्चुअली इट इज जस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। चिप्स के पैकेट में हवा इसलिए भरी जाती है, कौन सी हवा भरी जाती है? नाइट्रोजन। चिप्स में नाइट्रोजन भर देने से क्या होता है? चिप्स जो है उसमें फैट्स है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आते और इस कारण खराब होने से बच जाते हैं। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द चैप्टर। भारत माता की जय।